आईवीसी ऑनलाइन क्लासेस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईवीसी ऑनलाइन क्लासेस की चैनल। मैं आज आपके सामने सेकेंड वीडियो लेकर आ चुका हूं स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के लिए। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और आज इसमें हम आगे देखते हैं, बेसिक टर्म्स को जानते हैं। लास्ट क्लास में एक चीज़ देखा था कि हमने सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटा था और एक पार्ट था सब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट्स को हम कहते थे प्रेडिकेट। तो चलिए आज हम सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में हमें मुख्य रूप से चार चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। उन चार चीज़ों में सबसे पहला है नंबर्स, जेंडर्स, पर्सन्स एंड केसेस। लेट्स सी वन बाय वन। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर्स एंड प्लूरल नंबर्स। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि नाउन्स, जो भी नाउन्स होते हैं, जिस किसी भी चीज़ का नाम होता है, तो नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। रिमेंबर, नाउन्स अपने जनरल रूप में सिंगुलर होता है और इसमें एस ई एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। बट जस्ट अपोजिट टू इट, ठीक इसके विपरीत, वर्ब्स, जितने भी दुनिया में वर्ब्स है, दे ऑल आर प्लूरल और उसमें एस ई एस लगा करके हम क्या बनाते हैं, उसे सिंगुलर। जस्ट अपोजिट होता है। नाउन्स ऑलरेडी क्या होता है, सिंगुलर, उसमें एस या ई एस लगाते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल। वर्ब्स जो होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं जनरल फॉर्म्स में और उसमें एस या ई एस लगा करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। यही वजह है कि राम कम्स कहते हैं। राम क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ कम्स आता है। तो दिस इज द रूल। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर्स की। जेंडर्स हमारे पास चार प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन, जिससे पुरुष का बोध होता है, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन। बॉय, फादर, ये सब मैस्कुलिन में अंदर आता है। फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब स्त्री जाति का बोध होता है, गर्ल, मदर, काउ, इटीसी। कॉमन, ऐसे कुछ जेंडर्स होते हैं जिससे कि दोनों का बोध हो सकता है। जब हम स्टूडेंट बोलते हैं तो स्टूडेंट लड़की को भी बोल सकते हैं, लड़का को भी बोल सकते हैं। डॉक्टर लड़की को भी बोलते हैं, लड़का को भी बोलते हैं। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। और न्यूटर, जनरली निर्जीव चीज को या छोटी मोटी जीव जंतु को जिसका जेंडर डिसाइड करना निश्चित नहीं होता है, आसान नहीं होता है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं, जनरली निर्जीव चीज़ों को। लेट्स सी पर्सन्स। पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला, आई, मैं, इसका प्लूरल हो गया वी। सेकेंड पर्सन, सुनने वाला, सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं यू। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही होता है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ही, सी, इट, या थर्ड पर्सन का कोई नेम हो सकता है। और इन सब का प्लूरल क्या होता है, दे, या एक से अधिक नेम्स भी हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग केसेस की। ग्रामर में केस तीन प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। इससे हमें सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने का ज्ञान होता है। तो लेट्स लर्न वन बाय वन। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्ट्स आर इन नॉमिनेटिव केस, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, दे ऑल आर इन नॉमिनेटिव केस। मीन्स वाक्य में हम सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे और सब्जेक्ट को ही कहेंगे कि वह नॉमिनेटिव केस में है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई भी वाक्य में जो क्रिया को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। सो राम इज सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ही किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में। तो राम को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस में कह सकते हैं, या नॉमिनेटिव केस में कह सकते हैं। सिमिलरली ही इज स्लीपिंग, ही सब्जेक्ट है,
और केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है और नॉमिनेटिव केस है। यू आर देयर, यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मतलब सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है मतलब नॉमिनेटिव केस है। सीता हैज गॉन, सीता यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होता है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। हमें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स देखते हैं ताकि इन फ्यूचर जब हमें तरह तरह के सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना हो, यूज़ करना हो, तो वी कैन यूज़ कंफर्टेबली। सबसे पहला आता है नाउन एज अ सब्जेक्ट। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो वाक्य में नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। राम इज हैप्पी, राम सब्जेक्ट का काम किया। राधा इज कमिंग हियर, राधा सब्जेक्ट का काम किया। राम भी क्या है? नाउन है। राधा इज ऑल्सो अ नाउन। तो हमने क्या देखा? दुनिया में जितने भी नाउन्स होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। सो दिस इज नाउन एज अ सब्जेक्ट। हम जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन को भी हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, इस वाक्य में आई सब्जेक्ट का काम किया। यू आर अ गुड स्टूडेंट, इस वाक्य में यू सब्जेक्ट का काम किया। वी नो हिम, वी सब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग, दे सब्जेक्ट्स है। आप देखेंगे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट इत्यादि, ये सब क्या होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जिसका प्रयोग हम नाउन के जगह पे करते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया कि नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है और दूसरा प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। लेट्स सी थर्ड वन, द प्लस एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट। देखो रिच, रिच मतलब क्या होता है? धनी। लेकिन धनी से पहले, रिच से पहले जब हम द लगा देते हैं तब इसका मतलब होता है धनी लोग। तो यह एक नाउन इक्विवेलेंट का काम करता है, नाउन का काम करता है, इसलिए यह भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो द प्लस एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं, और द प्लस एडजेक्टिव जब भी सब्जेक्ट बनता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। तो आप देख रहे हो द रिच के साथ आर क्यों लगा? क्योंकि द रिच से प्लूरल का बोध होता है। द रिच से कैसे प्लूरल का बोध होता है? द रिच मतलब क्या हो गया? अमीर लोग। तो जब अमीर लोग कहेंगे तो प्लूरल होगा ही। द रिच आर हैप्पी। सिमिलरली द पुअर आर नॉट हैप्पी, गरीब लोग खुश नहीं होते हैं। तो द प्लस एडजेक्टिव क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बना देता है। क्यों? क्योंकि यह नाउन इक्विवेलेंट बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू प्लस भी वन एज अ सब्जेक्ट। टू प्लस भी वन, वर्ब हम जानते हैं, वर्ब से पहले टू लगा दे तो ये भी सब्जेक्ट का काम करता है, और जब ये सब्जेक्ट का काम करता है तो इसको ग्रामर की भाषा में हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू प्लस भी वन भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना स्वास्थ्य के लिए, सॉरी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टू स्पीक इन इंग्लिश इज अ फैशन, अंग्रेजी में बोलना एक फैशन है। तो आप देखें यहाँ टू प्लस बी वन है, यहाँ भी टू प्लस बी वन है। इसको ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। और वर्ब से बना हुआ जो सब्जेक्ट्स होता है दे आर कॉल्ड वर्बियल सब्जेक्ट्स, उनके वर्बियल सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। और वर्ब से जो भी सब्जेक्ट्स बनते हैं वो सबके सब सिंगुलर होते हैं। दैट इज वाई हमने टू वॉक के साथ क्या लगाया? इज लगाया। टू स्पीक के साथ क्या लगाया? टू स्पीक इन इंग्लिश के साथ क्या लगाया? इज लगाया। क्यों? क्योंकि वर्ब से बने हुए सब्जेक्ट्स, वर्बियल सब्जेक्ट्स सिंगुलर होता है। चलिए वर्ब से एक और तरीके से देखते हैं कैसे बनता है। भी वन प्लस आई एन जी, या इसी को हम भी फोर कहते हैं। वर्ब में जब आई एन जी लगा देते हैं सो दैट इज कॉल्ड भी फोर। तो भी फोर भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, और जब भी फोर सब्जेक्ट का काम करते हैं तो ग्रामर में इसको बोलते हैं जीरंड, और दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। सो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना स्वास्थ्य के लिए, सॉरी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो काम टू वॉक कर रहा है वही काम यहाँ पे वॉकिंग कर रहा है। हालांकि इसमें डिफरेंस होता है, बट राइट नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज ऑल आर सेम। सो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इस तरह से टू स्पीक इन इंग्लिश इज अ फैशन हमने बना दिया। लर्निंग इंग्लिश भी फोर से बना दिया। लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है। हालांकि टू प्लस भी वन का प्रयोग जनरल ओपिनियन की बात करने के लिए किया जाता है, जबकि भी फोर वाले का प्रयोग किसी व्यक्तिगत राय को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपको अभी स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब इन चीज़ों को देखें तो आपको ये समझ में आया कि हाँ ये चीज़ें सब्जेक्ट्स का काम कर सकते हैं, और
इन फ्यूचर जब आपको जरूरत पड़े तो आप भी इन सब का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इन फ्यूचर हमारी एक्सरसाइजेज बहुत सारी आएंगी जिसमें कि हम सब्जेक्ट के रूप में आपको इस सब का इस्तेमाल करवाएंगे। हमने पहला केस पढ़ा था नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस, और दूसरा केस है पजेसिव केस। ये पजेसिव केस क्या होता है? जब हम बात करते हैं पजेसिव, तो पजेसिव का मतलब होता है संबंध व अधिकार वाले शब्द। पॉसेसिव बना हुआ है पोसेस से, पोसेस मतलब होता है संबंध व अधिकार, और आई भी ई लगा रहता है तो वाला वाली का बोध कराता है। तो इस तरह से पॉसेसिव मतलब हो गया संबंध व अधिकार बताने वाला शब्द। हिंदी में हम लोग कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संबंध व अधिकार बताने के लिए? मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका इत्यादि। तो ये जिन शब्द, ये जो सारे शब्द हैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, आपका, उनका, उन लोगों का, तो यही सब क्या है? पॉजेसिव वर्ड है, संबंध व अधिकार बताने वाले शब्द है। अब इन शब्दों का हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इस्तेमाल करने का तरीका होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा तरीका होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये देखते हैं। जब मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका इत्यादि जितने भी संबंध व अधिकार बताने वाले शब्द है, अगर यह किसी नाउन से पहले आ जाए, जस्ट रिमेंबर, संबंध बताने वाले शब्द जब नाउन से पहले आ जाए तब इन सारे शब्दों को क्या कहेंगे? इन सारे शब्दों को हम बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल्स। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है, मेरी किताब। आप देखो किताब क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले मेरी आ गया तो ये मेरी क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज आवर हाउस, हाउस से पहले आया। ही इज हर ब्रदर, यह वह उसका भाई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माई, आवर, हर, ये सब नाउन से पहले आकर और संबंध व अधिकार का बोध कराता है। तो इंग्लिश में माई, आवर, हर, ये सब के सब क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसका चार्ट हम लोग आगे देखेंगे स्लाइड में। अब हम लोग यहाँ देखिए, एडजेक्टिव हो गया माई, आवर, हर, ये सब क्या हो गया? पॉजेसिव का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है, और ये किस तरह का काम कर रहा है? संबंध व अधिकार बताने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउ लेट्स सी पॉजेसिव प्रोनाउन। बहुत सरल है। जब भी ये संबंध व अधिकार बताने वाले शब्द मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका, उन लोगों का इत्यादि अकेले आए, अकेले आने का मतलब क्या है? कि जस्ट इसके बाद कोई नाउन नहीं हो। नाउन इसके बाद नहीं है तो समझ लो कि यह प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। कैसे? यह घर हमारा है। आप देखो हमारा के बाद तो नाउन नहीं है। यह किताब तुम्हारी है, तुम्हारी के बाद तो नहीं है, पहले है उसे मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट बाद में नहीं है। यह कलम उसकी है, उसकी के बाद नहीं है। तो ये संबंध व अधिकार बताने वाले शब्द के जस्ट बाद कोई नाउन जब नहीं रहता है तब यही संबंध व अधिकार बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि जब नाउन से पहले आता है तो इसका इंग्लिश क्या होता है, अकेले आता है तो इंग्लिश क्या होता है, मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में संबंध बताने वाले शब्द का इंग्लिश क्या होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन का संबंध बताने वाले शब्द के रूप में क्या होता है। तो लेट्स सी फर्स्ट, दिस हाउस इज आवर्स। आप देखो यहाँ आवर्स है जबकि यहाँ पे आवर है, इसका मतलब क्या हो गया? नाउन से पहले आया तो आवर हो आता है, और बिना नाउन के आता है तो आवर्स हो आता है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है। दिस पेन इज हर्स, यह कलम उसकी है। हाँ, आप ये बात दिमाग में मत लगाना कि सब एस लगने से बन जाता है। जैसे यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। तो आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जब कब ये प्रोनाउन का काम करते हैं और कब एडजेक्टिव का काम करते हैं। विल हैव अ चार्ट। तो आपने देख लिया आवर्स, योर्स, हर्स, ये सब क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। चलिए हम लोग केस चार्ट की बात कर लेते हैं, तो केस चार्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, डब्ल्यू एच में हु।
पसेसिव में अभी हम जो पढ़ रहे थे, पसेसिव दो प्रकार के होते हैं, पसेसिव एडजेक्टिव एवं पसेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव मैंने कहा था कि उसके जस्ट बाद नाउन आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाउन लिख दिया। और नाउन से पहले जो आता है ये सब क्या होता है, पसेसिव एडजेक्टिव होता है, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, हुज। जबकि अकेले आता है, मतलब इस दोनों के जगह पे अकेले अगर प्रयोग करना हो तो माइन करेंगे, आवर्स करेंगे, योर्स करेंगे, हीज करेंगे, हर्स करेंगे, इसका प्रयोग नहीं होता है, दियर्स करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो आता है, सी का हर, इट का इट, दे का देम, एंड हु का हुम। तो हम ये आगे पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? आपको वर्ड सुनने से लगता होगा कि ऑब्जेक्ट से ही बना हुआ केस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट से बने केस को सब्जेक्टिव केस कहा था, और ऑब्जेक्ट से बने केस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वो सब्जेक्ट तो हम जानते हैं क्रिया को करने वाला होता है, सब्जेक्ट क्या करता है, क्रिया को करता है। तो इस क्रिया का फल तो पड़ता होगा किसी पे, जी हाँ, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये कैसे काम करता है, अब देखो, सब्जेक्ट ने क्या किया, क्रिया किया, और इस क्रिया का फल किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे पड़ा। तो यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट को ही हम किस केस में कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। लेट्स सी एग्जांपल्स। राम इट्स ए मैंगो, राम ने क्रिया किया, कौन सा क्रिया हुआ, इट्स का, और इस इट्स का प्रभाव किस पे पड़ेगा, ए मैंगो पे। तो ए मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका एक बड़ा सरल तरीका है कि क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करें और जवाब जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हो गया। राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक और तरीका है इसको पहचानने का, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो यहां पर क्या लगा के प्रश्न करोगे तो यहां सुटेबल नहीं बनेगा, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा किसको, किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, किसको मदद की, मेरी मदद की, किसको किसकी लगा करके करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे मी। अब देखो मी आपको कैसे पता चलेगा कि मी ही होगा, इसलिए पता चलेगा कि हमारे चार्ट में हमने पीछे देखा है कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए यहाँ पे मी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो क्रिया करता है वो तो हो जाता है सब्जेक्ट, और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के देखने को मिल सकता है, एक क्या लगाकर प्रश्न करने पर, जनरली इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा किसको लगाकर प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम कहेंगे किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। बेसिक ग्रामर में आपको जनरली इतना ही जरूरत पड़ेगा। थोड़ी सी बात और सीख लेते हैं। ये जो वर्ब होता है, जनरली वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये एक याद रखेंगे। दूसरा, वर्ब और प्रेपोजिशन, इन, ऑन, फॉर, टू इत्यादि, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन, इस दोनों के बाद जब नाउन और प्रोनाउन आता है तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे आप देखो, हेल्प्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आया, मी, तो वर्ब के बाद ये क्या है, प्रोनाउन है, तो ये कौन से केस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। इट्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आया, ए मैंगो आया, तो वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक इस तरह से प्रपोजिशन का भी मैं बताता हूं। ही इज टॉकिंग टू मी, ही इज टॉकिंग टू मी। आप देखो यहाँ टू क्या है, प्रपोजिशन है, यहाँ पे मी लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ पे आई नहीं यूज हुआ, मी यूज हुआ, क्यों, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये कुछ बेसिक ग्रामर था, और अब इससे ज़्यादा ग्रामर जानने की आपको ज़रूरत नहीं है ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट वीडियो से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड
स्ट्रक्चर्स पे आ जाएंगे, ताकि हमारे स्पोकन क्लास में जो भी जरूरत पड़ेगी, बेझिझक, विदाउट एनी हिच, वी मस्ट बी एबल टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह की ग्रामर मैं बता रहा हूँ आप करते चले जाओ, द टाइम विल कम, विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपकी टोटली सोच इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपको आदत नहीं रहेगी कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की। स्ट्रेट फॉरवर्ड योर माइंड विल परसीव एवरीथिंग इन इंग्लिश। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू विल स्पीक like a native speaker. So all the best. See you next time. Thank you very much.